जिन मुद्दों के सहारे बीजेपी ने अपनी राजनीतिक जमीन हासिल की और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रथम बीजेपी के प्रधानमंत्री बने, वह मुद्दे थे हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का और विकास का। लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान 1992 में बाबरी मस्जिद को भी गिराया गया, गोधरा कांड भी हुआ और इसके साथ 2002 में गुजरात के दंगे भी हुए। और इस रिजल्ट से, इस प्रतिक्रिया से जो रिजल्ट निकल कर आया, उससे कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी आहत थे और उनका ही प्रभाव था कि उस समय बीजेपी ने अपने कट्टर हिंदुत्व के विचारधारा को बिल्कुल लास्ट में रखते हुए विकास की विचारधारा को सबसे पहले रखा, जिसमें शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया। बेशक बीजेपी की यह रणनीति, बीजेपी का यह तरीका इस देश के चुनावी रिजल्ट में उस तरीके से नहीं झलका और उसके बाद कभी अटल बिहारी वाजपेयी को इस तरीके की सीटें नहीं आ पाई जिससे कि वह प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहे। लेकिन इसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में बीजेपी के राजनीति की राष्ट्रीय डोर आई, उस समय इस कट्टर हिंदुत्व के विचारधारा की धार को दोबारा तेज किया गया। और वही विचारधारा जिसमें सबसे पहले कट्टर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास की विचारधारा के आधार पर ही 2014 में एक प्रचंड जीत जो है कि वो हासिल हुई। लेकिन 2024 में जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए हैं और जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, उसने बीजेपी के इस पूरे विचारधारा, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे वो विकास की राजनीति हो, इसमें और ना केवल अपने इंटरनल संगठन बीजेपी में, लेकिन बीजेपी और संघ के अपने आंतरिक संबंधों में भी कहीं ना कहीं कोहराम मचा दिया है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू हृदय सम्राट ब्रांड मोदी, जिसको लेकर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, जिसमें बीजेपी को 282 का प्रचंड बहुमत जो है कि वो हासिल हुआ। इसके बाद 2019 जिसमें ब्रांड मोदी को और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और पिछले आंकड़े को ध्वस्त करते हुए 2019 में 303 सीटों के साथ बीजेपी दोबारा जो है कि वो सरकार में आई। इसके बाद क्या था, ब्रांड मोदी को लेकर ही बीजेपी अपनी सारी रणनीति बनाने लगी। सबसे पहले ब्रांड मोदी को रखा गया, ब्रांड मोदी के बाद एक कट्टर हिंदुत्व के चेहरे को पेश किया गया, उसके बाद राष्ट्रवाद को रखा गया और उसके बाद कहीं ना कहीं विकास की राजनीति को रखा गया। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन और आया कि खुद नरेंद्र मोदी अपने आप को भगवान समझने लगे, ईश्वर समझने लगे और उनको इस बात का एहसास होने लगा कि अब उनको हराने वाला जब तक वो चाहें इस देश में कोई नहीं है। वह उनके एक्टिविटीज़ में जो है कि वो झलकने लगा। जिस तरीके से ब्रांड नरेंद्र मोदी की पूरी मौजूदगी राम मंदिर के निर्माण, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय आप देखें तो उसी तरीके से मौजूद था। हालांकि यह एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन कहीं ना कहीं बड़े लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो नरेंद्र मोदी ने अकेले ही जो है कि इस पूरे आयोजन को जो है कि वो अपने आप को प्रस्तुत किया और बड़े नेताओं की मौजूदगी ना के बराबर रही और अगर किसी की मौजूदगी रही भी तो वो मजबूरी में और कहीं ना कहीं वो एक उसका कोई ना कोई बड़ा कारण था।
उसके बाद 370 का हट जाना और उसके बाद और भी बहुत सारे डिसीजन को लेना। और अगर आप मुख्यमंत्रियों को जिस तरीके से नियुक्त करना, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो या फिर दूसरे स्टेट के अंदर हो, उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अपने इच्छा की मौजूदगी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने जिस तरीके का मतदान किया, उसने यह बात साबित की कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में एक ही भगवान है और वो है जनता। और जिस तरीके का जनादेश इस देश ने किया, उसने अपने आप को बायोलॉजिकल ना बताने वाले, ईश्वर का अवतार बनाने वाले और प्रस्तुत करने वाले नरेंद्र मोदी को आसमान से जमीन पर पटक दिया। और इस रिजल्ट में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, जहां पे पहले 60 सीटें बीजेपी की हुआ करती थी और इस बार 70-75 का जो है कि जीत का आंकड़ा रखा जा रहा था, वहां पे केवल 33 सीट्स जो है कि वो आती हैं। महाराष्ट्र में 48 सीट्स में सिर्फ 9 सीटें आती हैं। राजस्थान के 25 सीट, जो कि पहले सारी सीटें लगभग वो बीजेपी के पास थी, उसमें से केवल 14 सीट ही बीजेपी के पास आती है। और पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में केवल 12 सीटें जो है कि वो बीजेपी को मिलती हैं। यह तो सीटों को लेकर एक आंकड़ा है। आप अगर वोटों के तौर पर देखें तो इस चुनाव में ना केवल ओबीसी का वर्ग वो बीजेपी से छिटका है, दलित जो कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से बीजेपी में मायावती को छोड़कर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, वो दलित कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ खिसक गए। बीजेपी के जो कट्टर हिंदुत्व वोटर्स थे, वो भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी से छिटक गए। अगर आप विकास की बात करें तो विकास के तौर पर अभी भी बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम इस देश में ऐसे है कि लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। रोजगार के तौर पे नए रोजगार तो जो है कि नहीं क्रिएट किए गए। जो मौजूदा रोजगार, कुछ सरकारी नौकरियां थी, उनको भी, उनकी भी परीक्षाएं वो किस तरीके से प्रभावित हुई, वो लीक का शिकार हुई, वो भ्रष्टाचार का शिकार हुई। अगर आप दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो बेशक आपको वंदे भारत और मॉडर्न रेलवे स्टेशंस की एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाए, लेकिन रेलवे को लेकर जो सबसे बड़ी बात सुरक्षा की है, उसको लेकर जिस तरीके के हादसे रेलवे को लेकर हो रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं इस देश के रेल मंत्रालय और उसकी व्यवस्था को सवालिया निशान जो है कि उस पर लगा दिया है। तो विकास की जो राजनीति है, जिस विकास को लेकर नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रचारित करते रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसकी जो असलियत है वो धरातल पर कुछ और है। अगर आप कट्टर हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम की बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी इस बात की कोशिश करते रहे कि वह किसी तरीके से जो 80% इस देश के हिंदू हैं, उनको 15 से 20% जो मुसलमान हैं, उनको सामने खड़ा कर दिया जाए और कहीं ना कहीं उनको वोट के तौर पर कैश कर लिया जाए। लेकिन उस राजनीति की असलियत यह थी कि खुद उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अयोध्या पड़ता है, फैजाबाद की जो सीट है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी हार जाती है और वह इंडिया गठबंधन के जो है कि खाते में चली जाती है। तो आप देखेंगे कि बीजेपी की जो समूची राजनीति है, चाहे वो हिंदुत्व का मामला हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मामला हो, चाहे वो राष्ट्रवाद का मामला हो, चाहे वो विकास का मामला हो, कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में इस देश की जनता ने उसको नकारा है
और इस बात की चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2029 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके सपने बीजेपी देखना छोड़ दे। उसके बाद आप सबसे जो महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी के कोर मुद्दा हिंदुत्व के मुद्दे पर भी संसद के पहले सदन में ही जिस तरीके से अटैक किया उन्होंने, वह कहीं ना कहीं इस चुनाव ने विपक्ष को इतना साहस दे दिया है कि वह इस तरीके से सेंसिटिव मुद्दों के साथ वो जो है कि बीजेपी पर अटैक कर पाए। और किस तरीके से राहुल गांधी ने बकायदा संसद के अंदर पोस्टर दिखाते हुए, भगवान शिव का पोस्टर दिखाते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे बीजेपी जिस हिंदुत्व का लोगों को बता रही है वह असली हिंदुत्व नहीं है, वह लोगों को हिंदुत्व के नाम पे हिंसक बना रही है। और इसी के साथ अगर आप नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक होने, बायोलॉजिकल ना होने के इंटरव्यू पर जिस तरीके से तंज कसा था, वही बात आरएसएस जो कि बीजेपी का एक वैचारिक संगठन है उसके मुखिया मोहन भागवत ने किस तरीके से कर दी। और जितनी बात राहुल गांधी की नहीं चुभी होगी, शायद मोहन भागवत के इस बयान ने जो है कि नरेंद्र मोदी को आहत किया होगा। सुनिए जरा। मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन बनना चाहता, अति मानव बनना चाहता, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, वो देवता बनना चाहिए, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने आप को बुलडोजर बाबा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की और एक मैसेज इस देश को देने की कोशिश की कि जो भी बीजेपी के खिलाफ होगा, बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ होगा, बीजेपी की सोच की राजनीति के खिलाफ होगा, उसको बुलडोजर से, उसका जवाब बुलडोजर से दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। जब यह बुलडोजर कहीं ना कहीं संविधान के साथ जोड़ दिया गया कि यहाँ पे संविधान खतरे में है क्योंकि सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, सरकार बाबा के बुलडोजर के अकॉर्डिंग चल रही है। और इसकी तारीफ ना केवल नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में की है, बल्कि दूसरे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी जहां जहां पर योगी आदित्यनाथ अपना प्रचार प्रसार करने गए वहां पे इस बुलडोजर का जिक्र जो है कि वो हुआ। लेकिन आज यही बुलडोजर कहीं ना कहीं सवालिया निशान पे खड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार को खुद आकर मीडिया में यह बताने की जरूरत पड़ गई कि जो बुलडोजर है उसको लोग ऐसे ना समझे कि वह पुलिस चला रही है जो कि सरकार के इशारे पे चल रहा है, बल्कि बुलडोजर सिर्फ वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कानूनी जो है कि जो इंक्रोचमेंट हुई होती हैं ज़मीनों की, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी व्यवस्था पुलिस नहीं करती, सरकार नहीं करती, बल्कि वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट करता है। देखिए, बुलडोजर के बारे में कुछ भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है। पहला चीज़ तो ये बुलडोजर किसी भी स्थिति में किसी भी गरीब व्यक्ति के विरुद्ध उसका यूज़ नहीं होना। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब लोगों के विरुद्ध बुलडोजर का उपयोग करता, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये शासन का आदेश है। बुलडोजर का इस्तेमाल अवैध रूप से कब्जे की हुई ज़मीन को खाली कराने या उस पर अगर कोई बिल्डिंग बनी होती है उसको ध्वस्त करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये पूरी व्यवस्था
और यही बुलडोज़र का डर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के जो गरीब जनता है उसको भी जो है कि लगने लगा कि कहीं ना कहीं यह बुलडोज़र कहीं उन पे ना गिरने लग जाए, और यह डर को संविधान के ख़त्म करने, संविधान के अनुसार ना चलने के साथ इसको जोड़ दिया गया। और आप देखेंगे कि जिस तरीके की राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए, जिसमें पिछड़ा, दलित और आदिवासियों को जोड़कर एक ऐसा समीकरण तैयार किया जिसमें वो आप देखेंगे कि यादव वोट एक मुश्त इंडिया गठबंधन को, उसके साथ साथ मुस्लिम वोट एक जो है कि मुश्त इंडिया गठबंधन को, ओबीसी में कुछ लोग जो है कि आ गए क्योंकि टिकट उनको दिया गया, दलित के बहुत सारे लोग जो है कि आ गए क्योंकि उनको जो है कि वो टिकट दिया गया। और रिजल्ट यह निकला कि एक ऐसा राजनीतिक समीकरण पेश किया गया जिसका कार्ड बीजेपी अपने हिंदुत्व के नारे के साथ देने में असमर्थ जो है कि वो अपने आप को महसूस करने लगी। और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इस देश की राजनीतिक और समाज के नब्ज को पकड़ा है, जिसमें ना केवल वह जनता के से जुड़े हुए मुद्दों को प्रमुखता दे रही है, बल्कि इसके साथ ओबीसी के अपने आरक्षण को लेकर, उनकी भागीदारी को लेकर, इसके साथ साथ दलितों की बातों को लेकर, संविधान खत्म करने, संविधान को बदलने और उसके साथ दलितों के अपनी सोच को जोड़ने के जिस तरीके के समीकरण को लेकर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, उसने बीजेपी की इस समय मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, या फिर विकास के मुद्दे को लेकर वह आगे बढ़ेगी। और इस पूरे फेरबदल में क्या जिस तरीके से ब्रांड मोदी को चमकाया गया, अब उसको धूमिल करके इस देश बीजेपी के संगठन के दूसरे नेताओं को या अलग अलग नेताओं को अब प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, संगठन को पहले रखा जाएगा। तो ये सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक घमासान का कारण बना हुआ है, और इसी घमासान में एक दोबारा जो है कि आदित्य योगीनाथ को हटाने की चर्चाएं वो जो है कि वो तूल पकड़ ली हैं। और कारण यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के तौर पे बनाया जाएगा, वहाँ पे उसकी कमान उनको दी जाएगी, क्योंकि अब हिंदुत्व का जो चेहरा है या हिंदुत्व का जो अपना मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर वोट दिलाने में कारगर नहीं है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चाएं बार बार जो है कि वो सामने आती हैं, और यह पता नहीं लगता कि यह चर्चाएं कौन सामने लेकर आता है, क्योंकि कोई सामने नहीं आकर कहता कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर मुझे जो है कि वो बनाया जाए, मुझे प्रस्तुत किया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी भी अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़े फेरबदल के संकेत इस देश की राजनीति में जो है कि वो आने के संकेत जो है कि वो आ रहे हैं। और ये संकेत कहीं ना कहीं जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसके बाद और इसी के साथ साथ जो 3 स्टेट्स के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और जो है कि झारखंड है, इन चुनावों में बीजेपी की अपना एक राजनीतिक प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको एक बड़े फेरबदल का भी जो है कि आपको बीजेपी के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।